बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हकीकी आज़ादी तहरीक के लिए दी गई फाइनल कॉल का आज फाइनल दिन भी आन पहुंचा है। इस दिन के हवाले से हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे आज दिन भर क्या करते रहे, आज कौन सी अहम मुलाकातें हुई, कौन से अहम फैसले हुए, आज के प्रोग्राम में उसके मुतालिक आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में अब तक होने वाले जितने भी एहतजाजी मुजाहरे हैं या लॉन्ग मार्चेस हैं, उनके मुकाबले में इंतजामिया ने इस बार क्या मुख्तलिफ इकदाम किए हैं, उसकी तफसील भी आपके सामने इस प्रोग्राम में रखेंगे। और हमारा तीसरा और अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे, और वो है हुकूमत और PTI के मबैन जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अगर ये दोनों अतराफ से डेडलॉक पैदा हुआ तो इसकी वजह क्या थी, ये क्यों कर और किस वजह से पैदा हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा अहम दिन जो है वो आन पहुंचा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी तरफ से ये दी गई फाइनल कॉल है। और फाइनल कॉल से के बाद जो हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है, यूं कह लीजिए कि एक किस्म की बुखलाहट का शिकार भी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। बिल्कुल किसी भी एरिया में लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात करता हूँ तो आज इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी का पूरे मुल्क के साथ राब्ता मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुका है। आज दिन भर जो इंतजामात हैं उसका जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की भी मुलाकात टेलीफोनिक होती रही, और जो इतलात और मालूमात हैं वो शेयर की जाती रहीं। फिर उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडक्वार्टर में भी इस हवाले से अहम मीटिंग्स हुई, और दिन भर की जो इंतजामी मामलात हैं उसके मुतालिक रिपोर्ट्स तैयार की गई, वो भी वज़ीर आज़म के साथ और आर्मी चीफ के साथ वो रिपोर्ट्स भी शेयर की गई हैं। और अब तक के हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से जो किए गए इंतजाम हैं उस पर इस वक्त इंतजामिया मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतमिन दिखाई दे रही है। और जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में यूं कहा जा सकता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतमिन है, और वो इस हद तक इंतजाम कर लिए गए हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इस्लामाबाद ना पहुंच पाएं। और यही जो रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को दी गई है उसमें जो 3 डिवीजन्स हैं जहां से मुमकिन तौर पर PTI के कारकुन आ सकते थे पंजाब के, उनके बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां से कारकुनों का इस्लामाबाद पहुंचना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। वो 3 डिवीजन हैं, सरगोदा डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और पंजाब डिवीजन, और चौथा जो है फैसलाबाद डिवीजन। ये 4 डिवीजन्स के जो अजला हैं वहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो इंतजाम किए गए हैं उसके मुतालिक जो है रिपोर्ट वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ को पेश की गई है, और उसमें बताया गया है कि यहाँ से लोगों का आना नामुमकिन है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा से जो लोगों की आमद है उसके हवाले से कहा गया है कि वहाँ से लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये था इंतजामिया की तरफ से जो किए गए इंतजाम हैं उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं जी कि माजी के मुकाबले में इस बार हुकूमत ने क्या मुख्तलिफ किया है। नंबर एक के इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों से निपटने के लिए पहले महदूद तादाद में नफरी तैनात की जाती थी। इस दफ़ा हुकूमत ने शायद इतने अहलकार इस्लामाबाद में तलब कर लिए हैं कि जितने शायद माजी में हमने देखा है कि बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरों में लोग भी इतने नहीं होते। यानी कि इस वक्त तकरीबन 40,000 से जायद अहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की निगरानी में यहाँ पर काम करेंगे और एहतजाजी मुजाहरों को रोकेंगे। तो इस हवाले से जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं, उसके मुताबिक 30,000 अफराद जो है वो मुख्तलिफ सूबा सिंध, पंजाब और AJK से तलब किए गए हैं, और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, और 8,000 इस्लामाबाद की अपनी नफरी है। तो इस तरह कुल मिलाकर 38,000 अफराद जो हैं वो पुलिस एहलकार जो प्रोफेशनल हैं इस किस्म के एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के, उनकी नफरी इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वाटर कैनन तैयार हैं, उसके बाद जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, शेल्स तैयार हैं,
और कौन कौन से अफराद जो हैं कैसे कैसे ड्यूटीज़ अंजाम देंगे, उनकी बाकायदा ड्यूटीज़ भी तफवीज़ कर दी गई हैं, कौन कहाँ पे ड्यूटी अंजाम देगा। तो एक तो बड़ी तादाद में ये फोर्सेस की यहाँ पे तैनाती जो है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत ने जो इंतज़ाम किया है कि पीटीआई कारकुन को इस्लामाबाद की हदूद में नहीं घुसने देना, तो ये इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है। फिर माजी में जो कारकुन इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते थे, तो कोशिश इंतजामिया की ये होती थी कि उनको भगाया जाए, यहाँ पे उनको एंटर ना होने दिए। इस दफ़ा हुकूमत ने माजी के मुकाबले में कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनाई है कि इन अफराद को न सिर्फ भगाया जाएगा बल्कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो इस सिलसिले में जो प्रिजनर वैन्स हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा कर दी गई है, यानी कि माजी के मुकाबले में प्रिजनर्स वैन्स की तादाद डबल की कर दी गई है। और अब प्रिजनर्स वैन्स न सिर्फ जो पुलिस के पास ऑफिशियल्स वैन्स होती हैं वो हैं, बल्कि निजी गाड़ियां भी प्रिजनर्स वैन्स की के लिए इस्तेमाल होंगी, और वो उन वैन्स की तादाद भी 1000 से जायद पर है। तो यूं अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इतनी बड़ी तादाद में वैन्स जो हैं वो जो आने वाले कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। फिर उसके बाद जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा कर दी गई है इस्लामाबाद में, माजी में ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त जो इस्लामाबाद की सिर्फ हदूद है उसमें 2200 कंटेनर जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। और यूं आप कह लीजिए कि इस्लामाबाद जो है वो कंटेनर सिटी का रूप धार जाएगा, बल्कि धार चुका है। अब जो 2200 कंटेनर्स हैं इसमें से सिर्फ 900 कंटेनर्स जो रेड जोन का जो एक्चुअल एरिया हुआ करता था वहां पे तैनात की वहां पे उनको लगाया गया है। वो है सरीना चौक, नादरा चौक और मैरियट चौक और जो आगे मरला रोड है। ये रेड जोन का एक्चुअल जो एरिया हुआ करता था, तो वहां तक जो है ये तकरीबन 900 कंटेनर्स की का जो है एक हसार बना दिया गया है कि वहां पर कोई भी कारकुन सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि उससे क्रॉस करे और वहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद जो रेड जोन का एरिया है उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले रेड जोन का एरिया जो मैंने आपको बताया वहां तक होता था, अब 0.F8 क्लब रोड तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। फिर उसके बाद आगे आते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां से ज्यादातर पीटीआई के कारकुनों की आमद मतवक्के हैं। तो वहां पे कटी पहाड़ी का एक एरिया है, बुरहान इंटरचेंज, वहां पे घुमसान का रंग पड़ता है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन हैं और इस्लामाबाद की इंतजामिया है उनके मबैन, तो वहां पे भी भारी नफरी वहां पे जो है वो तैनात की गई है। और वहां पे भी कंटेनर्स की एक बड़ी भरपूर लेयर जो है वो लगा दी गई है। और 2 DIG जो ऑफिशियल्स हैं, जो एंटी राइट फोर्स के हवाले से जो माहिर समझे जाते हैं, उनकी खिदमात ली गई हैं। और उनके नीचे 10 DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान जो हैं ये इस एरिया में तैनात किए जाएंगे, जो इन कारकुनों को रोकने के लिए अपनी फोर्सेस के साथ इनका मुकाबला करेंगे। फिर उसके बाद जो बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं पीटीआई कारकुनों के लिए वो भी आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले अटक पुल के मुकाम पर ये बड़ी रुकावट खड़ी की गई है। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी रुकावट गोलड़ा का एक मुकाम है, यहाँ से भी लोगों के मुख्तलिफ अतराफ से अगर कहीं पे आने का कोई खदशा हो तो वहाँ पे भी एक बड़ी रुकावटें हैं। फिर उसके बाद G13 का एरिया है, जहाँ पे भी जो है रुकावटें खड़ी की गई हैं। फिर उसके बाद आगे रेड जोन का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये 5 मुख्तलिफ जगहों से जो मारगला रोड है इस पे बड़ी रुकावटें खड़ी की गई हैं, क्योंकि इस साइड से ही मारगला रोड या कश्मीर हाईवे ये 2 रास्ते हैं जहाँ से पीटीआई के कारकुन आ सकते हैं। तो इन दोनों रास्तों पर भारी नफरी और भारी तादाद में कंटेनर्स की तनसीब कर दी गई है और वहाँ पे डिप्यूट जो फोर्सेस हैं वो भी कर दी गई हैं। और मोबाइल सर्विस की अगर बात करते हैं तो मोबाइल सर्विस आज तो तकरीबन चल रही है, लेकिन आज रात से ही जुज़वी तौर पर बंद कर दी जाएगी और शायद कल सारा दिन जो है मोबाइल सर्विस भी बंद की जाएगी। और पीटीआई की तरफ से भी खैर इस सर्विस के मुकाबले में मुतबादल इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि उनके कम्युनिकेशन राब्ते किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये नाज़रीन आज की बड़ी अपडेट्स थी जो इंतजामात के हवाले से। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं 24 ऐसे मकामात हैं जिनको मुख्तलिफ अतराफ से जो जहाँ से इस्लामाबाद की एंट्री हो सकती है उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवेज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। अमले की छुट्टियाँ जो हैं वो भी मनसूख की गई हैं। फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ तालीमी अदारे हैं वहाँ पर फोर्सेस को ठहराने के साथ साथ अगर पीटीआई के जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनकी थानों में अगर गुंजाइश कम पड़ती है तो उनको मुख्तलिफ जो तालीमी अदारे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर उनको बंद किए जाने के भी इंतजाम किए गए हैं।
اب بات کرتے ہیں جی کہ اس جو حالیہ احتجاجی مظاہرہ ہے یا احتجاجی تحریک ہے پی ٹی آئی کی، اس کو روکنے کے لیے دونوں اطراف سے مذاکرات چل رہے تھے اور گزشتہ کئی دن سے اس پر بات ہو رہی تھی، حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی۔ تو ذرائع کے مطابق یہ بدھ تک تو مذاکرات بڑے کامیابی سے چلتے رہے، لیکن پھر ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ ڈیڈ لاک کس بات پہ پیدا ہوا کہ پی ٹی آئی کی ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 بڑے مطالبات جو بظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ تھے، لیکن جب آخری فائنل جو ڈیڈ لاک جہاں پہ پیدا ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس مذاکرات کے لیے آنے والی جو ٹیم ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیں، تو لہذا پھر انہوں نے شرط عائد کی کہ مذاکرات میں عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے یا تو ڈیلا جایا جائے یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لیا جائے اور وہی عمران خان صاحب ہی فائنل اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ بات حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے پھر وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ آگے جب یہ بات ہوئی تو پھر ان کی طرف سے اس پر انکار کر دیا گیا، اور دیگر جو بہت سے ایسے مطالبات تھے ان میں سے ایک بڑا مطالبہ جو ڈیڈ لاک کا باعث بنا وہ یہ بھی تھا کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی، چونکہ اس میں بہت سے کیسز جو ہے وہ ابھی کورٹ میں چل رہے ہیں، کورٹ سے ذریعے رہائی ہوگی، لیکن اس سے پہلے حکومت ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے جس میں 9 مئی اور اس کے بعد اور پہلے کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکن جن کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ہوتا رہا ہے، جے یو آئی کے اراکین پکڑے گئے تھے، ٹی ایل پی کے لوگ پکڑے گئے تھے تو ان کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کر دیا گیا تھا۔ تو حکومت جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر کے ان اراکین کو اگر رہا کر دیا جائے تو پھر بھی ہم جو کال ہے دی گئی اس سے بھی واپس ہٹ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ان کو صرف فیوچر میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اور طفل تسلیاں دی گئیں۔ دوسرا ڈیڈ لاک، تیسری جو ڈیڈ لاک کی بنیادی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو مذاکراتی ٹیم تھی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو یا تو خیبر پختونخوا میں منتقل کیا جائے یا ان کو ڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ میں منتقل کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے مزید بات ہوگی۔ تو یہ ان کی تیسری بڑی جو ان کا مطالبہ تھا جو ڈیڈ لاک کا باعث بنا۔ تو اس طرح ناظرین یہ 3 بڑے نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ ان کے باوجود جو حکومت کی طرف سے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے آج پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا، گورر خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہوا اور اس میں انہیں اپنے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے بات کر کے پھر اس حوالے سے بتائیں گے۔ تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا اور حکومت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے کے لیے جو ہے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خاص کر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ ادھر سے نکل پڑے ہیں اور کچھ نکلنے کی تیاری میں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ کل کا دن اگر بات کریں تو کل کا دن اسلام آباد میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایک کارکن بھی پہنچ سکے، کیونکہ گزشتہ جتنے بھی لانگ مارچز ہوئے ہیں اس میں بھی ایک دن بلکہ 1.5 سے 2 دن ان کو صرف موٹر وے پہ جو ہے انتظامی اہلکار اور جو پولیس فورس ہے ان کے مقابلے میں گزرا تھا۔ تو اب بھی کوئی ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کو اسلام آباد میں پہنچیں گے تو وہ شاید 25 یا 26 تاریخ تک شاید وہ بھی بہت شدید مقابلہ بازی کے بعد اگر پہنچ پاتے ہیں تو پہنچیں گے، بصورت دیگر ان کو وہاں سے ہی واپس جانا پڑے گا۔ تو ناظرین اب تک اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔